100 इक्वल टू F माइनस 32/180 इक्वल टू K माइनस 273 बाई 100 इक्वल टू R माइनस 0 बाई क्या देखे थे 80 देखे थे। इसको हम लोग कन्वर्ट कर करके भी आपको बता चुके हैं। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। जैसे कि जल का उबलना, जल कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है 100। जैसे देखिएगा जल का जो होता है क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक बिंदु जो होता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस 100। अब इसको हम लोग 100 को जो है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और रोमर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे C-0 है तो C-0/100 जब हमको F में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना रहेगा तो बाई कितना हो गया 180। अब ध्यान देखिए C का वैल्यू कितना है 100 है, C का वैल्यू 100 हो गया बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32/180। ठीक है, ये 100 कैंसिल हो गया, ये इधर आया तो 180 इक्वल टू F माइनस कितना हो गया 32 ना, F इक्वल टू 180 प्लस 32 इक्वल टू कितना हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। कितना हो गया, तो जल का जो उबलन बिंदु होता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस या कितना लिखेंगे उसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे। इसी को हम लोग जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो देखिएगा माइनस 273 बाई कितना हो गया 100 कैंसिल हो गया। C का वैल्यू कितना दिया 100 दिया है, तो 100 इक्वल टू K माइनस 273, ये माइनस में इधर किस में आएगा प्लस में 100 प्लस 273, तो K इक्वल टू कितना हो गया बताइए 373 केल्विन हो गया। ठीक है ना, क्या आप समझ चुके हैं। इसी तरीके से आप इसको रोमर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना जो है बराबर होता है, तो उसके लिए लिखना है -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितना डिग्री -40 डिग्री, समझ चुके हैं आप। अब उसके बाद हम कल बताए थे तापमान को मापने के क्रम के बारे में। तापमान को मापने के लिए हम लोग एक सीक्वेंस आपको बता चुके हैं। जैसे देखिएगा जैसे तापमान को मापते हैं, तापमान को मापने के लिए जो है किस किस उपकरण का यूज करते हैं। जैसे द्रव तापमापी होता है, कौन सा द्रव तापमापी, समझिएगा इसको ध्यान से। द्रव तापमापी की यदि बात कीजिएगा तो द्रव तापमापी में दो आता है, एक आता है पारा और एक में आता है C2H5OH का यूज होता है, यानी कि एल्कोहल का यूज होता है। एक होता है पारा तापमापी, एक होता है एल्कोहलिक तापमापी। तो जो एल्कोहलिक तापमापी होता है -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर को ये मापता है। उसी प्रकार जो पारा होता है ये -40 से लेकर के ये 350 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को ये माप सकते हैं। समझ चुके हैं, -40 से लेकर कहाँ तक 350 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हम लोग इसी में आपको बताए थे एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर है। हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या पढ़े हैं, वहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना तक रहता है 43 डिग्री सेल्सियस तक उसमें अंकित रहता है। यदि मैं फ़ारेनहाइट की इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर कहाँ से कहाँ तक के टेम्परेचर को मापता है 95 से 110 फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए। उसके बाद हम लोग देखे थे गैस तापमापी। गैस तापमापी में क्या देखे हम लोग, नाइट्रोजन तापमापी देखे थे ना हो, हाइड्रोजन तापमापी के बारे में भी देखे। जैसे नाइट्रोजन तापमापी होता है, इसी गैस तापमापी में हम लोग पहला किसको देखे थे हाइड्रोजन तापमापी। हाइड्रोजन तापमापी जो होता है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मापने के लिए अवेलेबल रहता है। उसी प्रकार जो नाइट्रोजन तापमापी होता है ये 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मापता है। हाइड्रोजन कहाँ तक 500 तक, नाइट्रोजन कहाँ तक 1500 तक। उसी प्रकार जो आपका होता है प्लेटिनम प्रतिरोध जो होता है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी ये -200 से लेकर के 1200 तक के डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मापता है। उसी प्रकार एक ये है, जिससे देखिएगा अभी हम क्या बताए गैस तापमापी में, गैस तापमापी में बता चुके हाइड्रोजन, दूसरा क्या बताए नाइट्रोजन। हाइड्रोजन तापमापी 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, ठीक है। उसके बाद जो नाइट्रोजन बताएं वे 1500
डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक माप सकता है। उसके बाद हम आपको बताए हैं कि जैसे प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी होता है, प्लेटिनम तापमापी जो होता है -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को वो मापता है। समझ चुके हैं। फिर उसके बाद होता है तापयुग्म तापमापी, ये जो होता है -200 से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये मापता है। समझ चुके हैं आप। उसके बाद जो होता है जिससे हम लोग बताए थे, ये जो तापयुग्म तापमापी होता है, तापयुग्म तापमापी जो है ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, ये सीबेक प्रभाव पे काम करता है। किसके प्रभाव पे? सीबेक प्रभाव पे काम करता है। सीबेक प्रभाव के बारे में हम बताए थे, यदि दो तार जो होते हैं, दो तार को जोड़ करके एक बंद परिनाल का एक बंद परिपथ बनाया जाए, ठीक है, और उसमें ताप जो होता है, ताप को प्रवाहित किया जाए। जब हम लोग उसमें ताप प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या होगा, करंट प्रवाहित होने लगता है। इसी को हम लोग ताप विद्युत तापमापी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका एक पूर्ण विकिरण तापमापी होता है। कौन सा? पूर्ण विकिरण तापमापी। कभी आपसे पूछेगा कि जो सूर्य का टेम्परेचर मापते हैं वो हम लोग किससे मापते हैं, तो पूर्ण विकिरण तापमापी से। किससे मापते हैं? पूर्ण विकिरण तापमापी से। ये सिद्धांत काम किस पे करता है? ये काम करता है स्टीफन के नियम पे। किस पे? स्टीफन के नियम पे काम करता है, ठीक है। ये किस नियम पे काम करेगा? स्टीफन के नियम पे। उम्मीद है आप इतना समझ चुके हैं। चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। जैसे देखिएगा जल का जमना बोले तो गलनांक, इसी को क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गलनांक बोलते हैं, ठीक है। तो जल का जो जमना होता है, जल का जमना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गलनांक बोल सकते हैं। या जल का जमना कितना पे, जल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और वही दूसरा जो होता है जल का उबलना कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आप इसको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर लीजिएगा, रोमन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए जो कमरे का तापमान होता है, किसका तापमान हो? कमरे का तापमान। तो कमरे का तापमान कितना होता है बताइए तो? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है, मानव शरीर का तापमान जो है, मानव शरीर का तापमान यह 36.6 बोलिए, या इसको 37 डिग्री सेल्सियस भी आप इसको बोल सकते हैं। तो मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 36 पॉइंट कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे देखिएगा, समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट आएगा मेरे पास, उष्मीय विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक। जैसे रेलवे ग्रुप डी में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल पर केजी पर केल्विन होता है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर केजी या केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है। जूल पर केजी या केल्विन भी इसको लिख सकते हैं। तो मतलब जूल पर किलोग्राम पर क्या होता है? केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्मा होता क्या है ये बताइए। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है कि जैसे जल का एक लीटर जल है, कितना लीटर जल है? 1 लीटर जल है। 1 लीटर जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, समझिएगा इसको ध्यान से, 1 लीटर जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की हमको आवश्यकता होती है, क्या बोली? 1 लीटर जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। ये किसी पदार्थ के द्रव्यमान जो होते हैं, किसी पदार्थ के द्रव्यमान में इनके तापमान को वृद्धि करने के लिए बाहर से जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। समझ चुके हैं? उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल पर केजी पर केल्विन होता है। जूल पर केजी पर केल्विन। तो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है? तो सबसे ज्यादा जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो जल का होता है। कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सबसे ज्यादा ऊष्मा किसका होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। किसका? जल का।
उसके बाद एक फॉर्मूला आता है मेयर का सूत्र। किसका सूत्र आता है? मेयर का सूत्र। ये भी ऊष्मा के प्रसार से संबंधित है। किससे संबंधित है? विशिष्ट ऊष्मा से ही संबंधित है ये भी। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला कभी कभी पूछा जाता है, समझ गए? डायरेक्ट फॉर्मूला कभी कभी पूछा जाता है। तो मेयर का सूत्र Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है? R। ये Cp माइनस Cv है क्या एक्चुअली में? Cp जो होता है P4 क्या होता है? प्रेशर होता है। क्या होता है? प्रेशर होता है। और V4 क्या होता है? वॉल्यूम होता है। यानी कि विशिष्ट दाब पर ऊष्मा, इसको क्या बोलेंगे? विशिष्ट दाब पर ऊष्मा, और इसको बोलेंगे विशिष्ट आयतन पर ऊष्मा। समझ गए? विशिष्ट आयतन पर ऊष्मा बराबर क्या हो गया? R। R को हम लोग मेयर स्थिरांक भी बोल सकते हैं। जैसे Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है? R होता है। Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये किसका फॉर्मूला है? मेयर का सूत्र। ये जरूर याद रखिए। Cp माइनस Cv इक्वल टू R किसका फॉर्मूला है? मेयर का सूत्र है। अगला देखते हैं हम लोग ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार है। ऊष्मीय प्रसार का मतलब क्या होता है? जब किसी भी पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं, देखते हैं कि जब किसी पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं, वो क्या होता है? उबलने पर जो है उसके आयतन में क्या होता है? वृद्धि होता है। जब किसी पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं, उसके आयतन में क्या होता है? वृद्धि होता है। लेकिन जल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें पहले कमी होता है, फिर बाद में क्या होता है? वृद्धि होता है। तो हम लोग क्या देखें, ऊष्मीय प्रसार का मतलब है किसी पदार्थ में ऊष्मा प्रवाहित करने पर उसके आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब ये वृद्धि होगा क्यों? क्योंकि जो पदार्थ के कण होते हैं वे क्या होते हैं? फैलते हैं। वे क्या होते हैं? फैलते हैं, जिसके कारण उसके आयतन में क्या होता है? वृद्धि होता है। लेकिन जल में ऐसा नहीं होता है। हम लोग ऊष्मीय प्रसार क्या देखें? ऊष्मा का प्रसार होना। ऊष्मा का प्रसार मतलब क्या? ऊष्मा जैसे उसमें दिए तापमान जिससे बढ़ेंगे ना, उसके आयतन में क्या होगा? वृद्धि होगा। समझ गए? अब यहाँ पे बोला जाता है जैसे जल का असामान्य प्रसार, जैसे बोलेगा ना आपको जल का जो है असामान्य प्रसार, जब जल को देखिएगा, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। ठीक है? क्या करते हैं? गर्म करते हैं। समझिएगा इसको ध्यान से। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है? ये आयतन सबसे पहले क्या होगा? आयतन घटता है। आयतन क्या होगा? घटता है। लेकिन घनत्व क्या होगा? घनत्व बढ़ता है। ठीक है? घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। इसीलिए कभी कभी बोला, और ये घनत्व कहाँ तक बढ़ेगा? ये 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? घटना ये शुरू होगा। जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। याद रखिएगा। ठीक है? क्योंकि घनत्व बराबर होता क्या है? घनत्व बराबर जो है द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन होता है। ये इनडायरेक्टली होता है। ठीक है? ये यस बोलेगा तो ये नो बोलेगा। ठीक है? ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ गए? हम लोग क्या बताएं? आयतन ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार का मतलब होता है ऊष्मा को प्रसारित करना। ठीक है? जैसे जल का हम लोग देखते हैं असामान्य प्रसार के बारे में। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो पहले आयतन क्या होगा? घटता है। कहां तक घटेगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक ये घटेगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? ये बढ़ेगा। समझ गए? उसके बाद लेकिन क्या होता है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, आयतन तो घटेगा लेकिन घनत्व बढ़ेगा। घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। और ये सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पे होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसीलिए पूछा जाता है कभी कभी जल का अधिकतम घनत्व कहाँ होता है? कितना पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। जब घनत्व अधिकतम है तो आयतन ऑटोमेटिक क्या होगा? न्यूनतम होगा। आयतन क्या होगा? न्यूनतम होगा। और
समझ चुके हैं आप। अगला हम लोग देखते हैं, अब आपको बताते हैं ऊष्मा का संचरण। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। हम लोग देखते हैं ऊष्मा का संचरण के बारे में। ऊष्मा के संचरण की 3 विधि होती है। कितनी विधि? 3 विधि। पहला जो विधि होता है, पहला विधि होगा चालन विधि। कौन सा विधि होगा? चालन विधि। समझिएगा इसको ध्यान से। कौन सी विधि होगा? चालन विधि। चालन विधि का मतलब क्या होता है कि जिसमें कणों का स्थानांतरण नहीं होगा, फिर भी वस्तु क्या होगा? गर्म हो जाएगा। कण के स्थानांतरण के बिना वस्तुओं का गर्म होना क्या कहलाता है? चालन विधि। तो चालन विधि में कि कोई वस्तु किस प्रकार गर्म होता है? बिना कण के स्थानांतरण के। यदि तावा गर्म करते हैं, तावा समझते हैं जिस पे रोटी बनाते हैं, जैसे तावा गर्म किसके कारण होता है बताइए? तो तावा में कण का स्थानांतरण होता है कि नहीं होता है? वो ऑटोमेटिक क्या होता है? गर्म होता है। तो वो किसके कारण गर्म होता है? चालन विधि के कारण, ठीक है। जिससे ईटा जो होता है, ईटा लीजिए, लोहा लीजिए, कोई भी ठोस वस्तु ले लीजिए आप, कोई भी ठोस वस्तु जो गर्म होता है किसके कारण होता है? चालन विधि से होता है। चालन विधि में ऊष्मा का संचरण बिना कण के माध्यम से होता है। तो जैसे चालन विधि से ऊष्मा का संचरण किस में होता है? सभी ठोस पदार्थ। कौन सा पदार्थ हो? सभी ठोस पदार्थ ले लीजिए, सभी ठोस पदार्थ एवं किस में होगा? पारा में। एवं किस में होगा? पारा में, ठीक है। सभी ठोस पदार्थ और पारा में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि से, ठीक है। आपको जैसे बोलेगा ईंट जो होता है किस विधि से गर्म होता है, तो चालन दे देगा, संवहन दे देगा, विकिरण देगा। तो कौन से विधि से गर्म होगा? चालन विधि से। समझ गए? अब दूसरा देखिए, चालन विधि जो होते हैं जिससे ऊष्मा के संचरण की विधियां 3 गो होगा। चालन विधि होगा, संवहन विधि होगा और विकिरण विधि होगा। यानी कि ऊष्मा के देखिए कोई भी पदार्थ 3 प्रकार के, जैसे ऊष्मा का चालक होगा, या तो ऊष्मा का चालन करेगा, यानी कि ऊष्मा को वो एक्सेप्ट करेगा, जैसे ऊष्मा मिलेगा तो वो क्या होगा? गर्म होगा। दूसरा क्या होगा? विद्युत रोधी होगा, सॉरी विद्युत रोधी नहीं, ऊष्मा रोधी होगा, ठीक है। और तीसरा क्या होगा? कुचालक होगा। कुचालक का मतलब क्या होता है कि उसमें जो होता है वो ऊष्मा पा करके वो गर्म नहीं होगा, ठीक है। और जो यानी कि ताप रोधी जो होता है, ऊष्मा रोधी जो होता है, उस पर ऊष्मा का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे एस्बेस्टस लेते हैं, जिससे एबेनाइट लेते हैं, ठीक है। और चालन विधि द्वारा किस में होता है? जिससे अम्लीय जल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, अम्लीय जल में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? करंट प्रवाहित होगा, करंट प्रवाहित होगा। मानव शरीर ले लीजिए, इसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि से? चालन विधि से। अब दूसरा देखिएगा, अब दूसरा होता है संवहन विधि। कौन सा विधि हो? संवहन विधि, ठीक है। संवहन विधि, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण किस में होगा? जैसे कोई भी द्रव ले लीजिए या गैस ले लीजिए, ठीक है। द्रव ले लीजिए या गैस लीजिए, इसमें ऊष्मा का संवहन किस विधि से होगा? इसमें ऊष्मा का संचरण किस विधि से होगा? तो संवहन विधि से, ठीक है। किस विधि से होगा? संवहन विधि से। जैसे देखिएगा, जैसे द्रव है, दूध को गर्म करते हैं ना, हो दूध के कण इधर से उधर क्या होते हैं? गर्म होते हैं। जैसे समझिएगा इसको ध्यान से, ये पतीला है, ठीक है, इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है, इसमें पूरा क्या है? दूध भरा हुआ है ना। इसमें देखिए जब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ज्वाला देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग अग्नि प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है कि दूध तो पहले पूरा ठंडा है ना, पूरा क्या है? ठंडा है। जब नीचे से देते हैं ज्वाला, पूरा तो नहीं हीट हो रहा है, तो यहाँ पे पहले ये पार्ट हीट होगा, ठीक है, पहले ये पार्ट हीट होगा। जैसे ये पार्ट हीट होगा, ये क्या होगा? इधर से ऊपर आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा? ऊपर से इधर आएगा। अब ये स्थान खाली हुआ, इसका जगह लेने के लिए ठंडा जो होता है, जो ठंडा दूध है ऊपर से, फिर वो नीचे आएगा, ठीक है, फिर वो क्या आएगा? नीचे आएगा। फिर ये गर्म होकर के फिर ये क्या जाएंगे? ऊपर जाएंगे, फिर वो ठंडा स्थान उसकी जगह पे आएंगे। मतलब ये है कि जब वस्तु गर्म होती है वो ऊपर आता है, जब वस्तु ठंडा रहता है तो वो नीचे। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं या दूध को हम लोग गर्म जब करते हैं, कोई भी द्रव चीज को गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें जो पदार्थ गर्म होता है वो ऊपर चले जाते हैं और उसका स्थान लेकर के लेने के लिए कौन आ जाता है?
ठंडी वस्तु आ जाता है। ठीक है, इस विधि से पूरे प्रोसेस क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। जैसे आप देखिए ना, हवा ही देख लीजिए, जैसे गैस में भी देख लीजिए, गैस में भी क्या होता है, गैस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो भी जो गर्म होता है ना, ठंडा से, गर्म से क्या होगा, ठंडा होगा। जैसे गर्म वाला भाग ऊपर उठेगा, फिर उसका जगह कौन लेगा, ठंडा लेगा। तो इस तरीके से संवहन विधि से द्रव एवं गैस में क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। तो इतना बात समझ गए तो पूछता है कि हमारी पृथ्वी जो है किस विधि से गर्म होता है, हमारी पृथ्वी किस विधि से गर्म होता है, तो बताइए किस विधि से होगा। जैसे हमारी पृथ्वी ले लीजिए या पृथ्वी का वायुमंडल ले लीजिए, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है, किस विधि से, या ले लीजिए संवहन विधि से, किस विधि से, संवहन विधि से गर्म होता है। ठीक है, गर्म होता है, हम क्या बोले, संवहन विधि से गर्म होता है। अब हम यहाँ बोले क्या, ये देखिए, संवहन विधि से पृथ्वी का वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। क्या रीजन है, क्योंकि वायुमंडल में क्या है, पूरी तरीके से गैस भरे हुए हैं। हम बोले कि गैसीय पदार्थ जो होते हैं उसमें ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, संवहन विधि से। उम्मीद है आप समझ चुके हैं। अब तीसरा जो पॉइंट होता है आपके लिए, विकिरण विधि होता है। कौन सी विधि हो, विकिरण विधि होता है। ठीक है, विकिरण विधि का मतलब होता है रेडिएशन के माध्यम से। ठीक है, किनके माध्यम से, रेडिएशन। हम बताएं, पहले भी बता दिए हैं विद्युत चुंबकीय पदार्थ क्या है। विद्युत चुंबकीय पदार्थ के बारे में बताइए, जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे विकिरण होता है ना हो, तो विकिरण के लिए, विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। जिससे सूर्य से जो रोशनी पहुंचती है, सूर्य से जो पृथ्वी पर रोशनी पहुंचता है, किस विधि से आता है, विकिरण विधि से। किस विधि से, विकिरण विधि से। दीर्घ रूप में आता है, लघु रूप में छोड़ते हैं। ठीक है, सॉरी, लघु में आता है, दीर्घ में हम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ते हैं। तो यानी कि पृथ्वी पर जो होता है, सूर्य की जो ऊष्मा होती है किस विधि से पहुंचता है, विकिरण विधि से। कौन से विधि से हो, विकिरण विधि से। तो आप क्या समझ चुके हैं क्या, यानी कि विकिरण विधि समझ गए। तो इस तरीके से देखिए, जैसे बोलेगा ऊष्मा के संचरण की चालन विधि। ठीक है, ऊष्मा के संचरण की चालन विधि जो होता है, जैसे लोग देखिएगा, ऊष्मा के संचरण की चालन विधि के कुछ यूज देख लीजिए। जैसे एस्किमो के लोग जो रहते हैं, एस्किमो के जो लोग रहते हैं, वो बर्फ से ढके हुए घरों में रहते हैं। किससे ढके हुए, बर्फ से, बर्फ की दोहरी दीवार के मकान में रहते हैं। दोहरी दीवार का मतलब क्या है, दोहरी दीवार का मतलब होता है ऊष्मा ना तो बाहर जाएगा ना तो अंदर आएगा, लेकिन आपको बाहर में बर्फ दिखाई पड़ेगा, लेकिन अंदर जो है, अंदर सेम टू सेम जैसा है वैसा ही रहेगा। समझ गए, अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ गए, तो यानी कि एस्किमो के जो लोग रहते हैं, बर्फ से बने हुए दोहरी दीवार के घरों में रहते हैं, वो किसके कारण होता है, तो चालन विधि से। किसके विधि से, चालन विधि से होता है। तीसरा, शीत ऋतु में लकड़ी एवं लोहे की कुर्सी, जो शीत ऋतु होती है उसमें लकड़ी एवं लोहे की कुर्सियां ठंडी हो जाती हैं। किसके कारण हो, चालन विधि के कारण। किसके कारण, चालन विधि के कारण। जैसे देखिएगा, जो ठंडी होता है, ठंडे में जो है, ठंडे मौसम में जो मछलियां होती है, वाटर तो गर्म जम जाता है, जल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, फिर भी उसके अंदर की मछलियां क्या रहता है, जीवित ही रहता है। क्या होता है कि जल के जमने की जो दर होती है वो ऊपर से नीचे होता है, ऊपर से क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो पहले जल कहाँ जमेगा, ऊपर का भाग पहले जो होता है, ऊपर का भाग ये जमेगा। ठीक है, ये पार्ट जम गया, उसके नीचे वाला भाग जो रहता है इसमें तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ये पार्ट जैसे को तैसा रह जाएगा, ऊपर का ही भाग सिर्फ क्या होता है, जमा हो रहता है, नीचे का भाग क्या रहता है, सिर्फ वाटर ही रहता है। इस तरीके से इसमें किसके माध्यम से ऊष्मा का संचरण होता है, संवहन विधि। हम बोले ना, जल में किसके माध्यम से, संवहन विधि से। किसके माध्यम से हो, संवहन विधि से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे दो चीज होता है, समुद्री समीर होता है और घाटी समीर। कौन सी समीर, समुद्री समीर और घाटी।
चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। इससे ऊष्मा से रिलेटेड कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे न्यूटन का शीतलन नियम दिया गया है। किनका शीतलन नियम है? न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन ने बहुत सारा नियम दिया। जैसे न्यूटन के गति का नियम देखते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम देखते हैं, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे न्यूटन के शीतलन नियम भी देख लेते हैं। तो न्यूटन का जो शीतलन नियम होता है ये क्या बताता है? एक्चुअली में न्यूटन का शीतलन नियम ये कहता है कि वस्तु के ऊष्मा हानि की जो दर होती है, यानी कि वस्तु के जो ऊष्मा हानि का मतलब क्या? ठंडा होने की दर। वस्तु के ठंडा होने की जो दर होती है वे आसपास के तापमान पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा? तापमान पे निर्भर करता है। तो समझिएगा इसको कैसे हुआ। जैसे मान लिया जाए 90 डिग्री सेल्सियस से किसी वस्तु को 80 डिग्री सेल्सियस आने में कितना समय लगता है? 5 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, कितना मिनट का समय लग रहा है? 5 मिनट का। लेकिन वही यही 80 से लेके 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस आने में 5 मिनट से क्या लगेगा? 5 मिनट से क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखिए जब 90 से 80 तक हम लोग ठंडा कर रहे थे उस टाइम टेम्परेचर, वायुमंडल का जो तापमान क्या था? थोड़ा सा नॉर्मल था, जो भी था उस टाइम नॉर्मल था। लेकिन यहाँ पे जो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माइनस हुआ है, ये टेम्परेचर आखिर गया किधर? ये टेम्परेचर आखिर गया क्या? जो वायुमंडल उसके आसपास के जो वातावरण थे उसको उन्होंने क्या कर दिया? हीट किया। ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया? हीट किया। या वायुमंडल के जो कण होते हैं उस ऊष्मा को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। तो यानी कि ये कण जो होते हैं ये 10 डिग्री सेल्सियस उन्होंने एब्जॉर्ब किया। अब उनका टेम्परेचर क्या हो गया? थोड़ा सा बढ़ चुका है। ठीक है, बढ़ गया है। तो वही जब 80 से 70 जाएंगे तो वो तो टेम्परेचर नहीं है ना, वो टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो गया? बढ़ गया है। तो ऊष्मा को खींचने की दर क्या हो गया? उसका कम हो गया। तो इसीलिए बोलता है कि जब 90 से 80 करते हैं तो जो टाइमिंग लगता है 80 से 70 तक गर्म करने में क्या लगता है? वो कम लगता है। तो इसमें टाइमिंग कम लगेगा और इसमें टाइमिंग क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। जैसे बोलेगा एक वस्तु 50 से 60 डिग्री ठंडा होने में यदि 10 मिनट का समय ले रहा है तो एक वस्तु 60 से 50 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में 10 मिनट का समय ले रहा है, तो वही 50 से 40 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो वो टाइमिंग तो ज़्यादा लेगा। तो यानी कि 10 मिनट से क्या लेगा? वो ज़्यादा लेगा। ये बात याद रखिएगा। ये था न्यूटन का शीतलन नियम। तो वस्तु के ऊष्मा की हानि के दर जो है वो तापांतर के क्या होते हैं? समानुपाती है। समझ गए आप? दूसरा देखिए किरचॉफ का नियम है। किसका नियम है? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम कहता क्या है? जो अच्छे अवशोषक होते हैं वे अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। क्यों बोला ये ऐसा? जैसे देखिए जो वस्तु जितनी जल्दी गर्म होती है या जो वस्तु ऊष्मा को जितना ग्रहण करेगा वो उतना ही क्या होगा? चमकेगा। ठीक है, इसीलिए कहता है ना चमकता वही है जो तपता ज़्यादा है। जैसे सोना क्यों चमकता है? क्योंकि सोने को पहले तपाया बहुत जाता है। ठीक है, सोने को पहले भट्ठी में तपाया जाता है तभी वो सोना क्या होता है? चमकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो तपता है वही चमकता है आगे चल करके। ठीक है, तो वही बात ये उन्होंने भी कहा कि अच्छे अवशोषक क्या होते हैं? अच्छे उत्सर्जक होते हैं। जैसे काली वस्तु कोई ले लीजिए, काली वस्तु क्या करता है? ऊष्मा को अपनी ओर खींचता है। इसलिए अंधेरे में जो है एक काली वस्तु रख दीजिए और एक लाल वस्तु रख दीजिए, वहां पे काली वस्तु क्या होगा? ज्यादा चमकदार होगा। ठीक है, ज्यादा क्या होगा? चमकदार होगा, क्योंकि वो ऊष्मा का ज्यादा उत्सर्जन करेगा। उम्मीद है आप समझ चुके हैं। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं स्टीफन का रूल। स्टीफन के नियम पे ही आधारित था। कौन हो? स्टीफन के नियम पे आधारित था पूर्ण विकिरण तापमापी। बताइए स्टीफन का नियम क्या कहता है कि उत्सर्जन विकिरण की जो दर होती है ना, उत्सर्जित विकिरण की दर, इसको हम लोग
लोग इंडिकेट करते हैं ई से, उत्सर्जित विकिरण की दर को किससे, ई से। ये जो है डायरेक्टली होता है परम ताप, परम ताप को टी से, T⁴ चतुर्थ घात के समानुपाती होते हैं। उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर परम ताप के चतुर्थ घात के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये 3 नियम आप जरूर याद रखिए, ठीक है, तीनों नियम याद रखिए। इसका तो इक्वेशन ही डायरेक्ट पूछ देगा, जिससे भी मेयर का फॉर्मूला बताए ना आपको, Cp - Cv = R बताए ना हो, उसी तरीके से इसको भी याद रखिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं गैस के गतिज सिद्धांत के बारे में। पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, गैस के व्यवहार, यानी कि गैसों के जो व्यवहार होते हैं या गतिज है या स्थितिज है जो भी है, इनका सबसे पहले सैद्धांतिक अध्ययन जो है किनके द्वारा किया गया था, हो जेम्स बर्नौली के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था, जेम्स बर्नौली के द्वारा। तो गैसों के गतिज सिद्धांत के सैद्धांतिक अध्ययन का जो अध्ययन जो है सबसे पहले किसने किया, जेम्स बर्नौली ने किया। और वो भी कब किया था, ये 1738 ईस्वी में किया। कब किया, 1738 ईस्वी में। अब इनके सिद्धांत, गैस के गतिज सिद्धांत में यदि बोलिएगा, गैस जो होते हैं विभिन्न प्रकार के, ये कई जो है द्रव्यमान व सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम लोग अणु कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अणु। और दूसरी बात है, इनके जो स्थितिज ऊर्जा होती है, गैस की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, शून्य होता है। स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, शून्य होता है। समझ गए। उसके बाद हम लोग बताएं कि जो इनकी गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा समानुपाती होते हैं तापमान का। किसका हो, समानुपाती होते हैं तापमान के। जितना उसमें तापमान बढ़ाएंगे ना, उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। तापमान यदि घटाएंगे तो गतिज ऊर्जा उसका क्या होगा, कम होगा। तीसरा हम आपको कंडीशन बताए, तीसरा जो होता है इसमें गैसों की जो गैस के अणुओं की वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। यानी कि संपूर्ण आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य। चौथा हम क्या बोले कि जो गैस जिस बर्तन में हम उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं, जिससे गैस का सिलेंडर होता है। गैस का सिलेंडर जो है निरंतर क्या कहते हैं, गैस का जो सिलेंडर होता है उसकी दीवार जो होता है उस पर क्या लगाता है, दाब लगाता है, ठीक है, जिसको हम लोग गैसीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसीय दाब कहते हैं। समझ के, ये था गैस का गतिज सिद्धांत। पहला हम क्या बताएं, गैस जो होते हैं विभिन्न द्रव्यमान व कई द्रव्यमान पर सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम लोग अणु कहते हैं, ठीक है। दूसरा, गैसों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, तापमान के समानुपाती होती है। गैसों की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। गैसों की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। उसके बाद गैस के जो कण होते हैं वो बर्तन की दीवार पे निरंतर दाब लगाते रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैसीय दाब कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट, जैसे गलनांक हो गया। क्या हो गया, गलनांक। गलनांक क्या होता है, ठोस का द्रव में बदलना। यानी कि गलनांक का मतलब होता है गल जाना। गल जाना का मतलब क्या हो, द्रव में परिवर्तित हो जाना। गलनांक क्या हो गया, जब ठोस द्रव में बदलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जब ठोस द्रव में बदले उससे हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और इसका अपोजिट होता है हिमांक। हिमांक का मतलब होता है कि जब द्रव ठोस में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। समझ गए। ठोस का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है और द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो गलनांक होता है, दाब बढ़ाने पर जो होता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, इसमें दो कंडीशन आता है कि जब कोई भी पदार्थ गलता है, जब कोई भी पदार्थ
पदार्थ गलता है यदि उसके आयतन में वृद्धि होता है, यदि उसके आयतन में वृद्धि होगा तो क्या होगा हो, यदि उसके आयतन में वृद्धि होगा तो वहां पे गलनांक क्या होगा, घटेगा। अब यहाँ पे देखिए गलनांक जो होता है ठोस का द्रव में बदलना, ये तो समझ चुके हैं यहाँ पर। गलनांक जो होता है दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है, घटता है। दाब बढ़ाने पर क्या होगा, गलनांक घटेगा। और यहाँ पे गलनांक में जब अशुद्धि मिला देंगे, अशुद्धि मिलाने पर भी गलनांक क्या होता है, घटता है। ठीक है, अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या होता है, घटता है। अब यहाँ पे देखते हैं अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या होता है, कम होता है। तो पहला क्या देखें, गलनांक में हम 3 पॉइंट बताए आपको। पहला पॉइंट गलना मतलब ठोस का द्रव में बदलना। दूसरा पॉइंट दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है। तीसरा पॉइंट अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घटता है। समझ गए। उसके बाद इसका अपोजिट हिमांक द्रव का किस में कन्वर्ट होना, ठोस में। अब चलते हैं हम लोग क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होते हैं जिससे वाष्प समझते हैं, जब द्रव वाष्प में कन्वर्ट होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं उसको, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि बॉयल मतलब उबल गया। ठीक है, उबलना, यानी कि उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक का मतलब होता है द्रव में द्रव का गैस में। क्वथनांक का जस्ट अपोजिट होगा संघनन। क्या होगा, संघनन, यानी कि वाष्प का किस में कन्वर्ट होना, द्रव में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो यानी कि देखिए क्वथनांक जो होता है ये जब दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है, वो क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा कंडीशन अशुद्धि मिलाने पर जो होते हैं, अशुद्धि मिलाने पर, ठीक है, अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन वहां गलनांक क्या हो रहा था, घट रहा था। यहां संघनन आप देख चुके हैं। इसके लिए एक फिगर हम आपको बताते हैं, जैसे कि समझिएगा इसको। जैसा कि ये ठोस है, ठीक है, ये क्या है, ठोस है, ये आपका द्रव है, ये आपका क्या है, हो गैस है। जब देखिए समझिएगा ध्यान से, जब ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं गल गया, इसको क्या कहेंगे, गलनांक। जब यही द्रव ठोस में कन्वर्ट होगा इसको हम लोग कहेंगे हिमांक। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हो हिमांक कहेंगे। जब ठोस द्रव में कन्वर्ट होगा तो गलनांक, जब द्रव ठोस में कन्वर्ट होगा तो हिमांक। ठीक है, उसके बाद जब द्रव गैस में कन्वर्ट होगा, द्रव किस में बदल रहा है, गैस में, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक। क्या कहेंगे, इसको क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, और जब गैस किस में कन्वर्ट होता है, द्रव में कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं निस्तापन। क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। उम्मीद है आप ये 2 चीज समझ चुके हैं। अब बच गया क्या, ठोस का गैस में। जब ठोस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और जब गैस डायरेक्ट ठोस में कन्वर्ट होता है इसको कहते हैं रिवर्स ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, रिवर्स सब्लिमेशन। या जब ठोस गैस में बदलेगा तो इसे सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। जब गैस ठोस में कन्वर्ट होगा उसे रिवर्स सब्लिमेशन यानी कि विपरीत ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। समझ गए। या इसको निस्तापन भी कभी कभी, निस्तापन तो देखिए, निस्तापन भी कभी कभी बोल देता है। ठीक है, इस तरीके से ये फिगर आप जरूर नोट कर लीजिए, इसको याद रखिएगा। अब होता है गुप्त उष्मा। अब एक क्या होता है, गुप्त उष्मा, इसको मिटा दें। चलिए अब हम लोग देखेंगे 3 पॉइंट के बारे में। पहला देखेंगे हम लोग गुप्त उष्मा। ठीक है, पहला किसको देखेंगे, गुप्त उष्मा। और तीसरा क्या, दूसरा कौन सा देखेंगे, वाष्पन की गुप्त उष्मा। ठीक है, वाष्पन की गुप्त उष्मा। और ये हो गया एक गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा क्या होता है, सबसे पहले गुप्त उष्मा क्या होता है। गुप्त उष्मा का मतलब होता है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उससे हम लोग क्या कहेंगे, गुप्त उष्मा कहेंगे। ठीक है, समझ गए।
उसके बाद इसी में देखेंगे गलन न बोला है हो, गलने न बोला है, तो गलन का मतलब होता है ठोस को द्रव में बदलने के लिए, किसमें, द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। उसे क्या कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। चूंकि गलन का मतलब अभी बताए हैं ना आपको, ठोस का द्रव में बदलना, तो उसी प्रकार ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका सिर्फ ऐसा ही मात्रक जो होता है, ऐसा ही मात्रक इसका क्या होता है, यानी कि गुप्त ऊष्मा की जो होता है, गुप्त ऊष्मा जो है इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल पर केजी होता है, जूल पर क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल पर केजी। ठीक है, और यहीं पे एक चीज याद रखिएगा, जो बर्फ होता है, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है, गुप्त ऊष्मा कितना होता है, 80 जूल पर क्या होता है, केजी होता है। 80 जूल पर क्या होता है, केजी। 80 जूल पर क्या होता है, केजी, या इसी को हम लोग बोलेंगे 80 कैलोरी होता है। कितना, कैलोरी। बर्फ को जो होता है, बर्फ को ठोस से द्रव में बदलने के लिए कितना कैलोरी एनर्जी चाहिए, 80 कैलोरी एनर्जी। समझ चुके हैं आप गुप्त ऊष्मा के बारे में। गुप्त ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल पर केजी होता है। ठीक है, दूसरा होता है वाष्पन। वाष्पन का मतलब क्या होता है, वाष्पन में द्रव जो होता है, द्रव का गैस में परिवर्तन होता है। इसी में ना हो वाष्पन, तो यह बताया अभी क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चनांक में, द्रव का किस में, गैस में। तो द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो द्रव को गैस में बदलने के लिए जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है उससे वाष्पन की क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और ये जल की जो होते हैं, जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, गुप्त ऊष्मा कितना है, वो तो 540 कैलोरी होता है। कितना, 540 कैलोरी। ठीक है, 540 कैलोरी होता है। इसीलिए कभी कभी कहता है कि जब जल को गर्म किया जाता है, आप गर्म जल में हाथ डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो वाष्प होता है, वाष्प जो जमता है उसमें हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि गर्म जल की तुलना में वाष्प जो होता है उनकी गुप्त ऊष्मा क्या होता है, ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा जलन पैदा करता है। समझ चुके आप ये क्या गुप्त ऊष्मा समझ चुके हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा समझ गए हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और गलन की गुप्त ऊष्मा समझ चुके हैं ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं वाष्पीकरण, एवोपरेशन के बारे में देखते हैं। वाष्पीकरण होता क्या है, जल का वाष्प में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। जल का वाष्प में कन्वर्ट होना वाष्पीकरण। जैसे देखिए शरीर से जो पसीना निकलता है वो क्या रहता है, जल रहता है, ये वाष्प के रूप में शरीर से क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। इसी प्रोसेस को वाष्पीकरण कहते हैं। इसीलिए कहता है ना, जैसे देखिए गर्मी आता है ना, तो गर्मी में देखिए पसीना ज्यादा निकलता है। इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं, इसका मतलब है गर्मी में तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके चलते वाष्पीकरण ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि तापमान बढ़ाने से, तापमान के बढ़ाने से वाष्पीकरण बढ़ता है, तापमान के घटने से वाष्पीकरण घटते से नोट कर लीजिए। तापमान के बढ़ने से वाष्पीकरण क्या होता है, बढ़ता है, तापमान के घटने से वाष्पीकरण घटता है। दूसरा कंडीशन है द्रव के खुली सतह के क्षेत्रफल पे। दोस्तों यदि द्रव का जो क्षेत्रफल, खुली सतह जो होता है, खुली सतह का क्षेत्रफल एरिया ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, तेजी से होगा। एरिया ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण तेजी से होगा, एरिया कम रहेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, एरिया ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा, एरिया कम रहेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। समझ गए आप। तीसरा होता है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, आर्द्रता का मतलब क्या है, कहीं भी जलवाष्प की उपस्थिति, यानी कि आर्द्रता का मतलब है वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति। ठीक है, जलवाष्प की
जलवाष्प की उपस्थिति, ठीक है, जलवाष्प की उपस्थिति क्या कहलाता है? वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति क्या कहलाता है? आर्द्रता कहलाता है। समझ गए आप? आर्द्रता, वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति क्या कहलाता है? आर्द्रता। आर्द्रता जो होता है, ताप बढ़ाने पर आर्द्रता क्या होता है? आर्द्रता बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर आर्द्रता क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर आर्द्रता क्या होता है? बढ़ता है। इस तरीके से ये आप याद रखिएगा। आर्द्रता की माप या आपेक्षिक आर्द्रता की माप जी लिख देते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता जो होता है, आपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से, किससे हो? हाइग्रोमीटर से, ठीक है, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। यही यदि यहाँ पे घनत्व रहेगा तो घनत्व को हम लोग हाइड्रो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाइड्रो, हाइड्रोमीटर। तो ड्रोमीटर से हम लोग घनत्व को, ग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता को, याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, तापमान बढ़ाने पर तापमान बढ़ता है। मनुष्य के अनुकूल जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। मनुष्य के अनुकूल जलवायु के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। मनुष्य के अनुकूल जलवायु के लिए क्या होगा? सबसे पहले मनुष्य जो है रिलैक्स कम महसूस करता है। बताइए, मनुष्य के अनुकूल जलवायु तापमान कितना होना चाहिए? 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस उसका क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए। तब मनुष्य रिलैक्स महसूस करता है। उसके बाद आर्द्रता उसका कितना होना चाहिए? आर्द्रता 60% से लेकर के 70% तक, कितना? 65% तक। आर्द्रता कितना? 60% से लेकर 65% तक। तीसरा जो है, हवा की जो गति होती है, हवा की गति, किसकी गति? हवा की गति जो है 0.0125 मीटर पर सेकेंड से 0.0416 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। इस तरीके से ये याद रखिए, तापमान जो होते हैं कितना? 23 से 25 होना चाहिए। आर्द्रता 60 से 65%। हवा की गति 0.0125 से 0.0416 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं ऊष्मागतिकी के नियम के बारे में। ऊष्मागतिकी के कितने नियम हैं? 3 नियम है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। ऊष्मागतिकी के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। ऊष्मागतिकी का पहला नियम है जिसको शून्यवान नियम कहते हैं। ऊष्मागतिकी का जो शून्यवान नियम है ये किससे संबंधित है? तापीय संतुलन की अवधारणा से। किससे संबंधित है? तापीय संतुलन की अवधारणा से। दूसरा जो नियम होता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित होता है। यानी कि ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम तापीय संतुलन की अवधारणा से संबंधित है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम जो होते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। तीसरा जो दूसरा जो नियम होता है ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम होता है ये ऊष्मा के प्रवाहित होने की डायरेक्शन, दिशा को बताता है। समझ गए? ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा। पहला किससे? तापीय संतुलन की अवधारणा, यानी कि शून्यवान नियम जो है तापीय संतुलन की अवधारणा से। पहला नियम किससे? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। दूसरा नियम किससे है? ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा से। समझ गए? अब एक क्वेश्चन यहीं से बिहार एसआई में पूछा गया था, जो केल्विन प्लांक का कथन था, ये कथन दे दिया गया था, ठीक है। बोला था निम्न में से कौन सा कथन गलत है या सही है, जो भी है ये पूछा गया था। तो केल्विन प्लांक का कथन क्या बोला जाता है? किसी भी ऐसे मशीन के निर्माण असंभव है जो ऊष्मा को 100% कार्य में बदल सके, ठीक है, जो 100% ऊष्मा को कार्य में बदल सके, ठीक है। इस तरीके से ये कहा जाता है कि किसी भी इंजन की दक्षता, इन्होंने क्या बोला? किसी भी इंजन की दक्षता 100% से क्या होती है? कम होती है, या 1 से क्या होती है? कम होती है, या 100% से क्या होती है? कम होती है। किसने बोला? केल्विन प्लांक का कथन है। किसका कथन है? केल्विन प्लांक का कथन। इसका कथन क्या है? किसी भी ऐसे मशीन का, किसी भी इंजन की दक्षता 100% से क्या होती है? कम होती है। दूसरा है आपका क्लासियस का नियम। किसका नियम है? क्लासियस का नियम है। इसने इन्होंने क्या बोला? किसी भी ऐसे मशीन का निर्माण करना असंभव है जो
बिना बाहरी निकाय के किसी वस्तु को गर्म से किस में कर दे, ठंडा कर दे, बिना बाहरी निकाय के, ठीक है। उसमें बाहर से कुछ ना कुछ चीजें जरूर लगेगी तभी वो ठंडा कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, एक ऐसी मशीन नहीं बनाई जा सकता है जो बिना बाहरी निकाय के किसी वस्तु को ठंडा कर दे। तो ये था दोस्तों क्लासियस का नियम। दूसरा आप देखिए केल्विन प्लैंक का नियम, ऊष्मागतिकी के 3 नियम देखें। इससे पहले हम आपको मेयर का नियम भी बताए, समझ गए। फिर हम लोग देख लेते हैं एक पॉइंट कभी कभी पूछता है रुद्रोष्म परिवर्तन। तो रुद्रोष्म परिवर्तन के बारे में क्या पूछता है, रुद्रोष्म परिवर्तन होता है कि जब निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है, निकाय जो है ना तो अपने बाहर के वातावरण को, समझिएगा, जब निकाय में रुद्रोष्म परिवर्तन क्या है कि इसका मतलब है कि नहीं लेवो नहीं देवो, मतलब इसका क्या हुआ कि जब निकाय में परिवर्तन इस प्रकार हो कि जब वो ना तो बाहरी वातावरण से ऊष्मा को ग्रहण करे ना तो ये अंदर की ऊष्मा को बाहर दे। जैसे ट्यूब देखे हैं, हो साइकिल का जो ट्यूब होता है उसमें एक बार हवा भर दीजिए तो वो भर ले रहा था, वो ना तो बाहर से लेता है ना तो बाहर अंदर से देता है। यही बात है यहाँ पे, ये किसके कारण होता है, रुद्रोष्म परिवर्तन के कारण, समझ गए। दूसरा होता है शुष्क बर्फ, और तीसरा जो थर्मस देखे हैं, थर्मस भी इसी के सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे, रुद्रोष्म परिवर्तन के सिद्धांत पे, समझ गए। इस तरीके से हम लोग जो ऊष्मा गतिकी था, ऊष्मा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे, हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर किए, ठीक है। इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगला चैप्टर हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ गए। इस तरीके से आप पीछे की यदि वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देखिए, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने में कोई भी रुपया नहीं लगता है, ठीक है। तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा, यही बात है। चलिए, धन्यवाद।